गुड मॉर्निंग बच्चों। हेलो एवरीवन। देखिए, आज हम आपको राष्ट्र का स्वरूप पढ़ाने जा रहे हैं। राष्ट्र का स्वरूप का पार्ट 2। ठीक है। देखिए, हमने 5 तक के कल आपको पढ़ाया था। आज हम आपको 6 नंबर पढ़ाने जा रहे हैं, 6 पैराग्राफ। तो देख लीजिए 6 पैराग्राफ में क्या है, लेखक क्या कह रहे हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें, राष्ट्र का स्वरूप का मतलब राष्ट्र का स्वरूप किन किन लोगों से बना है, कैसे बना है। तो राष्ट्र का स्वरूप बना है 3 चीज़ों से, यानी कि भूमि, जन और संस्कृति। ये 3 चीज़ों से मिलकर के हमारा राष्ट्र बना है। अगर ये तीनों में से किसी एक को भी अगर नहीं की जा सकती है, अगर भूमि है जन नहीं है तो भी हमारा राष्ट्र नहीं बन सकता, और अगर भूमि नहीं है जन है तो भी राष्ट्र, जन कहाँ रहेगा, भूमि पर ही तो रहता है, तो तब भी हमारा यानी कि तब भी राष्ट्र नहीं बनेगा। और मान लीजिए भूमि और जन दोनों है लेकिन संस्कृति ही नहीं है, तब भी हमारा राष्ट्र नहीं बनेगा। तो इसलिए राष्ट्र का जो स्वरूप बना है, राष्ट्र 3 चीज़ों से मिलकर बना है और तीनों का ही होना बहुत ही आवश्यक है, भूमि, जन और संस्कृति। तो पहले पार्ट में आपने पढ़ा था भूमि के बारे में। ठीक है, आज आप पढ़ेंगे जन के बारे में। देखिए, जन यानी भूमि की कितनी आवश्यकता है और किस तरह से मनुष्य को भूमि से लगाव होना चाहिए। धरती को माँ की संज्ञा दी गई है कि धरती हमारी माँ है। उसी तरह से आप देखें आज जन के बारे में कि मनुष्य, जन मतलब होता है मनुष्य। देखिए 6 पैराग्राफ में है, किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। यानी अगर हमें राष्ट्र में अपनी उन्नति करना है, राष्ट्र को प्रगतिशील बनाना है और हमें अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाना है, तो हमारा राष्ट्र आगे बढ़ाने के लिए, प्रगतिशील बनाने के लिए हमें सबको एक साथ लेकर चलना है। किसी भी जन को पीछे छोड़ करके हमारा राष्ट्र आगे कभी नहीं बढ़ सकता, कभी भी हमारे राष्ट्र की उन्नति नहीं हो सकती। इसलिए अतएव राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें लेनी चाहिए। इसलिए क्या है, हमें अपने राष्ट्र की प्रत्येक अंग की सुध लेनी चाहिए। जैसे राष्ट्र क्या है, जैसे हमारा जो शरीर होता है, शरीर में अगर कोई भी कह रहे हैं जैसे राष्ट्र के शरीर यानी राष्ट्र रूपी शरीर है, कह लो राष्ट्र रूपी एक शरीर है, तो शरीर के एक भाग में यदि अंधकार और निर्बलता का विकास का निवास है तो समग्र राष्ट्र में स्वास्थ्य अपने अंश में असमर्थ होगा। उसी प्रकार जिस तरह से शरीर के किसी एक भाग में अगर कष्ट होता है, तकलीफ होती है, तो पूरा शरीर उसमें क्या हो जाता है, उसमें पूरे शरीर में निर्बलता आ जाती है, कमजोरी आ जाती है, पूरे शरीर को उसका वो भुगतना पड़ता है कि ऐसा लगता है पूरा शरीर हमारा बीमार है, काम नहीं कर रहा है। उसी तरह से राष्ट्र भी समझ लीजिए एक शरीर है, और अगर उसके किसी एक भाग में भी अंधकार है, कमजोरी है, कोई एक उसमें पीछे रह गया है, छूट गया है हमसे, तो हमारा राष्ट्र कभी भी उन्नतिशील नहीं हो सकता, क्योंकि वो अपने पूरा प्रभाव अपने पूरे राष्ट्र पर डालता है। जैसे शरीर का किसी एक भाग अगर चोट लग जाए तो वो अपना प्रभाव पूरे शरीर पर डालता है, उसी तरह से राष्ट्र में अगर कहीं अंधकार है, निर्बलता का निवास है, तो क्या होगा, राष्ट्र हमारा जो है वो पूरे राष्ट्र को अपने ऊपर प्रभावित करेगा, और क्या होगा, हमारा राष्ट्र जो है उन्नतिशील होने में असमर्थ रहेगा। इसी तरह से राष्ट्र को जागरण और प्रगति की एक जैसी उदार भावना से संचालित होना चाहिए। यानी सबके अंदर क्या होना चाहिए, एक जैसी उदार भावना होनी चाहिए, समानता की और प्रेम की भावना होनी चाहिए। जन का प्रवाह अनंत होता है, यानी जन का प्रवाह अनंत होता है, जन का प्रवाह होता जा रहा है ना। जन्म और मृत्यु का संगम, हमने आपको कल भी बताया था कि जन्म और मृत्यु का संगम जो है वो लगातार चलता जा रहा है। मनुष्य का जन्म भी होता जा रहा है और मनुष्य मरता भी जा रहा है, और ये होता रहेगा। तो जन का प्रवाह अनंत है। उसी तरह से जिस तरह से नदियाँ हैं, नदियों के प्रवाह की तरह, नदियों की जैसे लहर कभी रुकती नहीं है, हमेशा बहती रहती है, उसी तरह से जन का प्रवाह भी सदा आगे बढ़ता रहता है, होता रहता है। सहस्त्रों वर्षों मतलब हजारों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया। यानी हमारे हजारों वर्षों से भूमि के साथ हमारा जो रिश्ता रहा है, जो नाता रहा है, उससे जो राष्ट्र में रहने वाले जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है, यानी उससे अपनापन पाया है, प्रेम पाया है, उससे लगाव पाया है। तो कह रहे जब तक हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी पूर्वज जो भी आते रहे, सबने इसी धरती पर तो निवास किया है, सबने इसी धरती माता की गोद में सब जन्मे हैं और सब यहीं पर पले हुए हैं। तो कह रहे हैं सबका साथ उसके साथ रहा है। जब तक सूर्य की रश्मियाँ नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। कहने का मतलब यहाँ पर लेखक का ये है कि जब तक सूर्य की रश्मियाँ, सूर्य की किरणें जो हैं वो प्रातःकाल निकलती हैं, जब पूरे संसार को अपनी किरणों से, अपनी रोशनी से, अपने अमृत से भर देती हैं, तब जब तक ये सूर्य निकलता रहेगा तब तक क्या है, मनुष्य का जीवन भी अमर है, मनुष्य जन्म लेता रहेगा।
फिर कहते हैं, देखिए, इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन जो हैं वो नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर हैं। इतिहास में अनेक उतार चढ़ाव आए, बहुत सारे हमारे भारत में, हमारे राष्ट्र में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं। तो कह रहे हैं जिस तरह से परिवार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, उसी तरह से हमारे राष्ट्र में भी हमेशा से उतार चढ़ाव आते रहे हैं, लेकिन उन सबको पार करके हमारे जो राष्ट्र के निवासी हैं उन कह रहे हैं वो उन्होंने हमेशा आगे बढ़ने का प्रयत्न किया है। और जन का जो सततवाही जीवन है नदी के प्रवाह की तरह है। आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि जन का जो जीवन है, मनुष्य का जीवन है, नदी के प्रवाह की तरह लगातार बहता चलता रहता है, जैसे नदी बहती रहती है, जिसमें कर्म और श्रम दोनों जुड़ा हुआ है। हम कर्म भी करते रहें और श्रम भी करते रहें, तो कर्म और श्रम के द्वारा ही उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है कि हम कर्म के साथ साथ श्रम के साथ साथ कर्म भी करते रहें, तभी हमारे राष्ट्र की उन्नति हो सकती है और राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। तो देखिए, इसमें ये वाले पैराग्राफ के 5 क्वेश्चन जो आपको करना है कॉपी में, आप लोग इसके 5 क्वेश्चन बुक से अपने कर लीजिएगा। ये 6 पैराग्राफ के। अब आता है आपका पैराग्राफ नंबर 7। देखिए, इसका भी आपको करना है कॉपी में। राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। देखिए, अब जन खत्म हो गया है, भूमि भी आप पढ़ चुके हैं और जन भी पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर तीसरा अंग आता है मनुष्य की संस्कृति। मनुष्यों ने युगों युगों से जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही उनके जीवन की श्वास और प्रश्वास है। यानी मनुष्य ने जिस सभ्यता का निर्माण किया है, आज हमारी सभ्यता का निर्माण युगों से चलता चला आ रहा है, हमारे पूर्वजों ने उसका निर्माण किया है। तो उसका निर्माण जो है जब से चला आया है, तो उसके वो जो हमारे जीवन की हमारी सभ्यता है वो क्या है, हमारी सांसें हैं, हमारी धड़कन है। तो जिस बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबंध मात्र है। कह रहे हैं अगर हमारे पास संस्कृति नहीं है तो बिना संस्कृति के मनुष्य की कल्पना कबंध मात्र, यानी बिल्कुल कल्पना के मात्र है। बिल्कुल समझ लो कल्पना है। अगर कोई संस्कृति के बिना मनुष्य की कल्पना क्या है, बिल्कुल अगर संस्कृति नहीं होगी तो मनुष्य क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा, एक दूसरे को सब मार के ख़त्म कर देंगे, बिल्कुल संसार ही ख़त्म हो जाएगा। राष्ट्र की कल्पना बिल्कुल समझ लो कि बिल्कुल एक सोचने के मात्र है, कबंध मात्र है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी अगर संस्कृति नहीं हुई तो संस्कृति क्या है, जन का मस्तिष्क है। जैसे मनुष्य के पास मस्तिष्क ना हो तो मनुष्य कैसा हो जाता है, बिल्कुल पागल। तो उसी तरह से जो हमारी संस्कृति है वो मनुष्य का मस्तिष्क है, समझ लो। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। संस्कृति का जब हमारा विकास होगा, जब हमारी संस्कृति अच्छी होगी तो हमारी अभ्युदय माने होता है उन्नति के द्वारा ही, संस्कृति के द्वारा ही हमारी जो राष्ट्र की वृद्धि हो सकती है, हमारा राष्ट्र समृद्धशाली बन सकता है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ पे लेखक ने बताया कि राष्ट्र का जो पूरा रूप है, यानी पूरा संपूर्ण रूप भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का उसमें महत्वपूर्ण स्थान है। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं, विरहित माने अलग कर दिए जाएं, यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से अलग कर दिए जाएं तो राष्ट्र का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, हमारा राष्ट्र अपने आप खत्म हो जाएगा। जीवन के विटप का पुष्प संस्कृति है। जीवन रूपी जो हमारा वृक्ष है वो कैसे फल फूल रहा है, संस्कृति के द्वारा ही फूल रहा है, फल फूल रहा है। संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। यानी जो संस्कृति की जो सुंदरता है, जो सुगंध है, सौरभ है यानी सुगंध है, वो राष्ट्रीय जन के यानी राष्ट्र में रहने वाले लोगों के जीवन की सुंदरता उससे जो अंतर्निहित है, माने जुड़ी हुई है। ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा, यानी ज्ञान और कर्म, जो मनुष्य का ज्ञान होता है और कर्म होता है, दोनों आपस में तभी प्रकाशित होते हैं जब हमारे अंदर संस्कृति होती है। तो भूमि पर बसने वाले जन ने ज्ञान के क्षेत्र में जो सोचा है और कर्म के क्षेत्र में जो रचा है, यानी जो ज्ञान के क्षेत्र में जो उन्होंने ज्ञान पाया है, जो सोचा है, और कर्म के क्षेत्र में जो कार्य किया है, तो दोनों के रूप में हमें राष्ट्रीय संस्कृति के दर्शन मिलते हैं। जो मनुष्य ने सोचा, जो किया, जो हमारे सामने
सामने आया वो सब उससे क्या दर्शाता है, क्या मिलता है हमें, क्या दिखाई देता है, वह उससे हमारे राष्ट्र की संस्कृति दिखाई देती है, संस्कृति के दर्शन मिलते हैं हमें। जीवन के विकास की युक्ति ही संस्कृति के रूप में प्रकट होती है। प्रत्येक जाति अपनी अपनी विशेषताओं के साथ इस युक्ति को निश्चित करती है। यानी हमारे राष्ट्र में कहने का मतलब है कि अलग अलग संस्कृतियों के लोग रहते हैं, लेकिन सब में समानता की भावना है, सब में अपनी अपनी विशेषताएं हैं, अपनी अपनी विशेषताओं को सब मतलब निश्चित करती हैं और उससे प्रेरित संस्कृति का विकास भी करती हैं। इस दृष्टि से देखा जाए तो प्रत्येक जन अपनी अपनी भावना के अनुसार पृथक पृथक संस्कृतियाँ राष्ट्र में विकसित होती हैं। अगर देखा जाए तो इसी दृष्टि से देखा जाए तो मनुष्य की अलग अलग जो संस्कृतियाँ हैं वो सब मिलकर के राष्ट्र को विकासशील बनाती हैं, परंतु उन सब का मूल आधार क्या है? पारस्परिक सहिष्णुता। पारस्परिक सहिष्णुता का मतलब है आपस में एकता की भावना या प्रेम की भावना और समन्वय पर निर्भर होता है। तो ये हो गया आपका 7 पैराग्राफ। ये 7 पैराग्राफ का भी आपको क्वेश्चन आंसर कॉपी में करना है। अब आता है पैराग्राफ 8। अब देखिए पैराग्राफ 8 में क्या लेखा कह रहे हैं, जंगल में जिस प्रकार अनेक लता, वृक्ष और वनस्पति हैं अपने अदम्य भाव से उठते हुए पारस्परिक सम्मिलन से अविरोधी स्थिति प्रकट करते हैं। यानी जंगल में कहने का मतलब उनके अनेक प्रकार की लताएं हैं, वृक्ष हैं, वनस्पतियां हैं, सब हैं अलग अलग, सबके रूप अलग हैं, सबके रंग अलग हैं, सबकी देखो पेड़ सब अलग अलग, जंगल में बहुत सारे वृक्ष होते हैं, सबके अलग अलग रूप होते हैं, लेकिन उनके अंदर किसी भी प्रकार का विरोधावस्था नहीं होती है, वो सब अविरोधी होते हैं, सब मिलकर रहते हैं। तो सब मिलकर किसी भी प्रकार की उनके अंदर जो होती है मतलब विरोधी स्थिति कभी भी पैदा नहीं होती है, वो अविरोधी स्थिति में हमेशा रहते हैं, सब मिलकर रहते हैं। उसी तरह से कहना चाह रहे हैं लेखक यहाँ पे कि राष्ट्रीय जन अपनी संस्कृतियों के द्वारा, जैसे जंगल में अनेक प्रकार के वृक्ष हैं वैसे ही हमारे राष्ट्र में अनेक प्रकार की संस्कृति है और वो सब एक साथ, जैसे जब जंगल के वृक्ष जब एक साथ रह सकते हैं तो फिर हम जन हैं, हमारे पास तो मस्तिष्क है, हमारे पास तो दिमाग है, हम फिर एक साथ मिल करके क्यों नहीं रह सकते हैं? तो हम एक दूसरे के साथ मिलकर के अपने राष्ट्र में रहते हैं और अपने राष्ट्र को समृद्धशाली बनाते हैं। जिस प्रकार कह रहे हैं जल के अनेक प्रवाह, एक इन्होंने और एग्जाम्पल दिया, जैसे जंगल का दिया था वैसे एक एग्जाम्पल और है, जिस तरह से जल के अनेक प्रवाह यानी बहुत सारी नदियाँ, झरने, झीलें सब आती हैं मिलकर के और जब एक रूप में आ जाती हैं, कब? जब जाकर के समुद्र में मिलती हैं। जब समुद्र में मिल जाती हैं तो सब एक रूप हो जाती हैं, फिर सारी नदियाँ, झील, उनका सबका अस्तित्व खत्म हो जाता है। ठीक है, तो वो सब अपना अपना अस्तित्व खो करके क्या बन जाती हैं? सागर बन जाती हैं। नदियाँ, झीलें, झरने सब वो बन जाती हैं, सब जाकर के सागर में विलीन हो जाती हैं। तो उसी तरह राष्ट्र की जो अनेक विधियाँ हैं, जो राष्ट्रीय संस्कृति हैं, वो सब मिलकर के एक दूसरे का समन्वय करती हैं और प्रेम की भावना के साथ सब मिलकर यहाँ पर रहते हैं। कह रहे हैं समन्वय युक्त जीवन ही राष्ट्र का सुखदायी रूप। समन्वय युक्त जीवन क्या होता है? समानता और प्रेम की भावना, एकता की भावना के साथ ही जीवन जो हमारा है, हमारा जो राष्ट्र है वो सुखदायी रूप उसका बन सकता है। वो सुख से इंसान जो है यहाँ पर जब अगर समानता की भावना के साथ प्रेम की भावना और एकता की भावना के साथ रहता है तभी वो राष्ट्र का सुखदायी रूप देख सकता है। साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। देखिए हमारा जो राष्ट्र है उसमें अनेक प्रकार के साहित्य हैं, कला है, नृत्य है, गीत है। आमोद प्रमोद मतलब होता है आनंदित होना। तो राष्ट्रीय जन अपने अपने जो मन के भावों को किसके द्वारा? कथाओं, लोक कथाओं के द्वारा, लोकगीतों के द्वारा, नृत्य के द्वारा अपने अपने मन की भावनाओं को व्यक्त करते हैं, अपने अपने मन की भावनाओं को बताते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब इसको पढ़ करके, इसको देख करके, इसको सुन करके हम क्या करते होते हैं? हमारे मन आनंदित होते हैं। आत्मा का जो विश्वव्यापी जो आनंद है, आनंद भाव है, वो इसी में हमें विविध रूपों में हमें देखने को मिलता है। यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृति के बाहरी लक्षण दिखाई पड़ते हैं, यानी अगर हम देखें तो संस्कृति के बाहर से ही लक्षण दिखाई देते हैं। हम लोगों की बातचीत से, लोगों के बैठने उठने से, लोगों की जो एक्टिविटीज़ होती है उनसे, उनके व्यवहार से हम देख करके उनके जो संस्कृति के लक्षण होते हैं वो हम पहले से ही देखकर समझ जाते हैं। किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उसमें एक सूत्रता है। लेकिन अगर देखा जाए तो आंतरिक आनंद की जो दृष्टि, जो हमारा मन आनंदित होता है, वो सब तभी होता है जब हमारे अंदर प्रेम की भावना होती है और सब एक सूत्र में बंधे होते हैं। जब एक सूत्रता होती है सब में, तभी हमारे अंदर क्या होती है? हमारे मन को आनंद की प्राप्ति होती है। उसके बाद आता है पैराग्राफ 9। देखिए यहाँ पे लेखक ने लास्ट में क्या कहा है, लास्ट पैराग्राफ है ये, और आपको अब ये 8वां भी नहीं करना है और 9वां भी नहीं करना है, केवल आपको 6 करना था और 7 करना था। 6 और 7 पैराग्राफ के 5 क्वेश्चन आप लोग कॉपी में यानी रजिस्टर में आप लोग कर लीजिएगा। देखिए 9 नंबर पैराग्राफ में लेखक क्या कह रहा है, गाँव और जंगलों में स्वच्छंद जन्म लेने वाले लोकगीतों में, तारों के नीचे विकसित लोक कथाओं में संस्कृति का अमिट भंडार भरा हुआ है।
अगर हम देखना चाहें तो गाँव में, जंगलों में जो स्वच्छंद जन्म लेने वाले लोकगीत जो लिखा है हमारे पूर्वजों ने, बहुत सारे लोकगीत लिखे गए हैं। तारों के नीचे बैठ करके उन्होंने लोक कथाएँ लिखी हैं। उसमें क्या है, संस्कृति का बहुत सारा अमिट भंडार, कभी ना मिटने वाला भंडार भरा हुआ है, जहाँ से आनंद की भरपूर मात्रा प्राप्त होती है। उसको हम पढ़ते हैं, समझते हैं, तो हमारे अंदर, हमारे जो मन की जो आनंद होती है, भरपूर मात्रा आनंद की हमें प्राप्त हो जाती है। राष्ट्रीय संस्कृति के परिचय काल में उन सबका स्वागत करने की आवश्यकता है। बस हमें क्या आवश्यकता है कि राष्ट्रीय संस्कृति का बस जब हमें उसका परिचय हो, हमारे सामने हो, तो हम उसका स्वागत करें। फिर कह रहे हैं, पूर्वजों ने चरित्र और धर्म, विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो कुछ भी पराक्रम किया है, उस सारे विस्तार को हम गौरव के साथ क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। यानी जो हमारे पूर्वजों ने जो हमें कह रहे हैं कि जो भी मतलब हमारे पूर्वजों ने जो भी पराक्रम किया है, यानी हमारे पूर्वजों ने जो भी लिखा है, जो भी हमें उपदेश दिया है, जो भी हमें आदेश दिया है, उपदेश दिया है, हमें आदर्श का मार्ग दिखाया है, वो सब उस पर हमें बहुत गर्व है। हम उसको गर्व के साथ उसको क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, गर्व के साथ ग्रहण करते हैं और धारण भी करते हैं, और उसके तेज को अपने भावी जीवन में साक्षात देखना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे आने वाले जीवन में साक्षात हम उसे देखें, उसको जैसे कि जो हमारे पूर्वजों ने हमें दिखाया है, जो हमें बताया है, उसको हम साक्षात देखना चाहते हैं। और यही राष्ट्र संवर्धन का स्वाभाविक प्रकार है कि हम अपने, संवर्धन माने होता है बढ़ाना, यही राष्ट्र को बढ़ाने का, कि अपने राष्ट्र को हम बढ़ाएं, और इसका यही स्वाभाविक रूप है कि हमारा राष्ट्र इसी से समृद्धशाली बन सकता है। जहाँ पर हम अतीत हमारा वर्तमान के लिए भार रूप नहीं है, जहाँ पर हम ये समझें कि हमारा जो पास्ट था, जो हमारा अतीत था, वो हमारे वर्तमान पे कभी भी भार नहीं बन सकता, जहाँ भूत वर्तमान को कभी भी जकड़ कर रखना नहीं चाहता है, बल्कि अपने वरदान से पुष्ट करके उसे आगे बढ़ाना चाहता है, उस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं। यानी ऐसे राष्ट्र का जहाँ पर हम ना तो अपने अतीत वर्तमान के लिए भार को समझें, और ना ही कह रहे हैं जहाँ पर कभी भी ना कोई भी भावना हो अपने राष्ट्र को लेकर के, तो हम सकारात्मक भावनाओं के साथ उसका स्वागत करें, ना कि नकारात्मक भावना के साथ उसका स्वागत करें। ठीक है, तो ऐसे आगे बढ़ने के लिए, अपने राष्ट्र को समृद्धशाली बनाने के लिए हमें आगे बढ़ना है और अपने उस नए राष्ट्र का स्वागत करना है, जहाँ पर हम अपने नए अपने पूर्वजों के आदर्शों को लेकर के, उनके उपदेशों को लेकर अपने नए राष्ट्र का स्वागत कर सकें। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया लेसन बच्चों, और ये वर्क करके आप लोग इसे सेंड कर दीजिएगा। ओके।